देखिए जी, हर व्यक्ति के दिमाग में आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कुछ कमाई का रास्ता ढूंढ लूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो उस कमाई के रास्ते को ढूंढने के लिए किसी एक व्यक्ति ने कॉल किया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे अपना सामान बेचूंगा, यानी कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे मैं अपना सामान बेचूंगा। तो उसके लिए उसको ये पता चला कि मुझे एक जीएसटी नंबर या एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा अपनी कंपनी बनाने के लिए, और उसके लिए कौन सा वेरिएंट जो है वो सही है कंपनी के अंतर्गत। आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि कंपनी बनाने के लिए हमारे पास में 3-4 ऑप्शंस हैं। क्या है ये ऑप्शन? हम किस प्रकार की कंपनी बना सकते हैं। मैं अपना अकेला कंपनी के अंदर मालिक बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन वो पार्टनरशिप में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन मुझे आगे चल के कंपनी में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो मेरे ऊपर कोई बात ना आए, साफ सीधी सी बात है, मेरे से कोई कुछ ना मांगने आए, कंपनी में होए जो नुकसान होए, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। इन्हीं सब बातों के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर करेगी और आपको एक आसान रास्ता देगी कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए कंपनी खोलते समय। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहले नंबर पर जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ वो है प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन। दूसरे नंबर पर है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। तीसरे नंबर पे है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन। चौथे नंबर पर है अंडर सेक्शन 25 कंपनीज का रजिस्ट्रेशन। हालांकि अंडर सेक्शन 25 कंपनी हमारे लिए अभी फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं है। ये अंडर सेक्शन 25 कंपनी की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। ये बेसिकली ट्रस्ट वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो एनजीओज हैं वो एक अपना अंडर सेक्शन 25 के अंतर्गत आकर रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरशिप से। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? प्रोप्राइटरशिप आजकल के स्टार्टअप्स के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे है तो देखिए प्राइवेट लिमिटेड भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। फिलहाल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। प्रोप्राइटरशिप में मान लीजिए मेरे पास एक सामान है और उसका मुझे ट्रेड करना है, या मुझे कोई चीज़ आती है, मेरे पास कोई अच्छी डिग्री है, कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए भी एक प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक आदमी को लेकर कंपनी बना दी जाती है। एक आदमी से कंपनी बन जाती है, यानी कि मैं जो हूं, मैं अपनी अगर कंपनी खोलना चाहता हूं और मेरे को कोई भी कंपनी का नाम रखना है और मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके अंतर्गत बहुत ही आसान तरीका दिया है गवर्नमेंट ने प्रोप्राइटरशिप के लिए। आप सिंपल सा एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और आपकी कंपनी खुल गई। जीएसटी से आपका नाम भी रजिस्टर हो जाएगा कंपनी का, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट में आ जाएगी, मतलब कि आपकी कंपनी जो है खुल जाएगी। और इसके आधार पे आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे बिजनेस भी कर पाओगे आसानी से। समझ गए मेरी बात को? तो प्रोप्राइटरशिप जो है एक बहुत अच्छा वेरिएंट है स्टार्टअप्स के लिए, जिनको ना तो आगे कोई लोन की रिक्वायरमेंट है खास तौर पे, ना कोई आपको टेंडर भरने की ज़रूरत है, ना कोई किसी और प्रकार के पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत है। सीधा सा आपको एक अपनी कंपनी का मालिक बनना है और मुझे बहुत सस्ते में अपनी कंपनी रन भी करनी है, तो उसके लिए एक प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा रास्ता है। ठीक है, उसके बाद में उसको पूरे साल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है चीज़ें करने की, मात्र सिर्फ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में जीएसटी की जो रिटर्न्स होती हैं उसकी कंप्लायंसेज हैं उसे पूरा करना है, और उसके डे टू डे जो भी आप उसके खर्चे होते हैं उसे एक मेंटेन करना है अकाउंटिंग के रास्ते से, और साल में उसकी एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है। आसान है ऑप्शन। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। सर हम तो 2 बंदे हैं, 2 व्यक्ति काम करना चाहते हैं मिलजुल के, तो उसके लिए कोई रास्ता बताइए ना। तो आपके लिए पार्टनरशिप का ऑप्शन है। पार्टनरशिप के अंदर फिर थोड़े से बाइफर्केशन आ जाती है। पार्टनरशिप के वेरिएंट समझ लीजिए, एक तो नॉर्मल पार्टनरशिप हो गई जो कि हम नोटरी करवा सकते हैं। एक पार्टनरशिप की डीड बनाई, नोटरी करवाई और अपना उसका पैन नंबर अप्लाई करा और उसके हिसाब से आगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके काम करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप है।
दूसरा ऑप्शन हो गया LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या चीज़ होती है, ये किस बला का नाम है भाई, ये हमारी ROC के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ये नॉर्मल नोटरी वाली डीड नहीं है, ये एक रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं भाई, आपने MCA में एक अपनी एप्लीकेशन लगाई कि भाई साहब हम कंपनी अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपका सबसे पहले नाम अप्लाई होगा, नाम आपका अप्रूव होगा, उसके बाद आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से कंप्लायंसेस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MCA उसको प्रमोट कर रहा है या MCA उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, MCA के पास में कुछ कंप्लायंसेस फुलफिल करनी होती है हमें LLP को चलाने के लिए। पूरे साल में 2-3 प्रकार के रिटर्न्स के तरह फॉर्म चले जाते हैं ROC के अंदर भी, जो हमारी नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप में हमारी जो कंप्लायंसेस आ रही थी, जैसे कि GST की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ रही थी, तो उसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, हमारे को ROC के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है, ROC की भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। तो ये हमारी LLP हो गई। ठीक है, पार्टनरशिप और LLP में क्या डिफरेंस है, क्यों हम इन दोनों में से चूज करें। ठीक है, पार्टनरशिप में और LLP में जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मान लीजिए अगर आगे चल के कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है, कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंच जाती है, जिसमें कि उसकी जो देनदारियां हैं कंपनी की वो बहुत ज़्यादा है, और जो लेनदारियां हैं या कंपनी के पास जो पूंजी है, एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब कि उसकी संपत्ति जो है वो बहुत कम है, यानी कि उस केस में कंपनी का दिवाला निकल चुका है, और उसमें अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप रन कर रहे हैं तो उसकी सारी जिम्मेवारी पार्टनर्स के ऊपर आ जाती है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी में नुकसान हुआ टोटल मिला के 1 करोड़ रुपए का, और सारी एसेट्स बेचने के बाद में आपके पास में जो देनदारी बची वो बची 70 लाख रुपए की। अब 70 लाख कंपनी के पास में तो है नहीं है ना, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनको वो 70 लाख रुपए का जो पैसा है वो देना पड़ेगा अपनी संपत्तियां बेच के। इस चीज को रोकने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट आएगा कि अगर आगे चल के कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है तो उसके अंतर्गत पार्टनर्स की जिम्मेवारी ना बने पूरी तरह से। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी पार्टनरशिप और LLP की बात। अब तीसरा वेरिएंट जो है हमारा वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ये क्या होती है जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है हमारी, ये भी हमारी MCA ही मैनेज करता है। अच्छा, इसमें LLP से थोड़ी सी ज़्यादा कंप्लायंसेस होती है। पहले हमने देखा प्रोप्राइटरशिप, उसमें कंप्लायंसेस लगभग 0, बस GST वाला पोर्शन की, यानी कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो हमने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ रही थी। फिर हम जब नॉर्मल पार्टनरशिप पे पहुंचे तब भी हमारे को सिर्फ GST की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करनी पड़ रही थी। फिर हम जब LLP पे पहुंचे तो हमारे को GST के साथ साथ MCA के जो 2-3 फार्म बताए हुए हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ रही थी। अब आई प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बात, उसमें भी हमारी जो GST की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, प्लस हमारी जो MCA की कुछ कंप्लायंसेस हैं जो कि LLP से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें बर्डन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है LLP के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे को फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी कि कंप्लायंस का बर्डन इसके ऊपर थोड़ा सा और बढ़ गया। इसमें हमारे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स जो हैं मिलके कंपनी बना सकते हैं। इसमें कैपिटल 1 लाख रुपए से कंपनी शुरू हो सकती है। ये 1 लाख रुपए की कैपिटल हमारे को हार्ड कैश में ज़रूरत नहीं है, हमारे अकाउंट में नहीं भी पड़े हैं 1 लाख रुपए तो भी चलेगा, हमारी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं LLP के बाद में, प्राइवेट लिमिटेड के बाद में 1% कंपनी की। एक 1% कंपनी भी एक एलिमेंट है जो कि प्राइवेट MCA ने थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च की है। ये स्कीम पीछे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि भाई मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो खोलनी है लेकिन मेरे पास दूसरा डायरेक्टर नहीं है जी, मेरे को तो अकेले खोलनी है 1% कंपनी के तौर पे। तो
प्राइवेट, इन्होंने एमसीए वालों ने कहा, एमसीए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वो बंदा जो कि ये सब लेखा जोखा करता है और ये सब चीज़ें मैनेज करता है कि ये कंपनी चलनी चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो एमसीए ने एक 1% कंपनी का कंसेप्ट दिया मार्केट को। उसके अंदर आप सिर्फ एक आदमी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकता है, बस उसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि आपकी कंपनी का जो नाम है, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड था पहले, अब XYZ OPC को ब्रैकेट में डाल के XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड ये रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कंप्लायंसेस लगभग सेम है, उसी प्रकार से कंपनी चलती रहेगी और वो कंप्लायंसेस हमारे को आरओसी के लिए, आरओसी की यानी कि आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होगी। और साइड बाय साइड हमारे को जो हमारी अदर कंप्लायंसेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उनकी फुलफिल करनी रहेगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे ये हमारा सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सब चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने 1% कंपनी भी डिस्कस कर लिया, हमने एलएलपी भी डिस्कस कर लिया, हमने प्राइवेट लिमिटेड भी कर लिया। अब पब्लिक लिमिटेड की क्या बात है, इसमें पब्लिक लिमिटेड की बात कर लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड के अंदर भी हमारे को मिनिमम जो है वो 7 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो पब्लिक कंपनी है उसके अंतर्गत हमारे को 5 लाख की मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर 7 हमारे को डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में जो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये इसका मेन कारण क्या है इसको बनाने का, हम प्राइवेट लिमिटेड से क्यों नहीं काम कर सकते। यहाँ पर इसको बनाने का एक कारण हो जाता है कि मान लीजिए मुझे पब्लिक का पैसा लगवाना है कंपनी के अंदर, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाकर, आईपीओ लाकर मुझे कंपनी के अंदर पब्लिक का पैसा लगवाना है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, टाटा है, रिलायंस है, ये लोग अपने पैसे से काम नहीं कर रहे, ये कहते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स बांटेगी, शेयर होल्डिंग बांटेगी लोगों को, और वो लोग उसको खरीद के हमारी कंपनी को पैसा देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हम आगे चल के कंपनी को और बड़ा बना सकें, ठीक है। तो ये हमारी पब्लिक लिमिटेड की बात रही। अब हमारे को इसमें से चूज क्या करनी है, क्या हमारे को समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे काम करती है, जैसे कि मैंने आपको एलएलपी में समझाया था कि मान लीजिए कंपनी में कोई नुकसान हो गया कल को चल के, तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं उसके ऊपर पूरा बर्डन नहीं आएगा। कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, एक अलग खड़ा हुआ आदमी है, उसको ही भुगतना पड़ेगा। जो उसके डायरेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए आपकी सभी केसेस में मैं 5 लाख रुपए की इनकम कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमारी 5 लाख रुपए की इनकम आई, तो 5 लाख रुपए की इनकम जो है प्रोप्राइटरशिप के केस में हमारा नॉर्मल जो इंडिविजुअल वाला स्लैब होता है ना, वो एप्लीकेबल हो जाएगा और टैक्स हो जाएगा 0। दूसरे नंबर पे पार्टनरशिप और एलएलपी की बात कर लेते हैं। इन दोनों केसेस में अगर मेरा 5 लाख का प्रॉफिट है तो फ्लैट 30% यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरा जो है टैक्स बनेगा इस कंपनी के आधार पे। अगर मैं आज की डेट में पार्टनरशिप या एलएलपी चला रहा हूँ तो उसके अंदर सीधा 30% टैक्स एप्लीकेबल है, यानी कि मेरा 5 लाख के ऊपर मुझे 1.5 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। यही प्रोप्राइटरशिप के केस में 0 आ रहा था। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड की। इसके अंतर्गत अगर मेरा 5 लाख रुपए का टैक्स इनकम आती है, 5 लाख रुपए की इनकम अगर इन दोनों फर्म्स के अंदर आ रही है, कंपनी के अंदर आ रही है, तो उस केस में सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर थोड़ी सी छूट दे दी है पहले 3 सालों के लिए कि आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ और बेनिफिट भी दे रहे हैं कि भाई आपके ऊपर पहले 15% ही टैक्स लगेगा कॉर्पोरेट के अंतर्गत, अगर आप आज की डेट में आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो,
ठीक है। तो ये बेसिकली 5 लाख रुपए पे, और आप आज की डेट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपके ऊपर जो 5 लाख के ऊपर टैक्स आएगा वो आएगा 75,000 रुपये मोटा मोटी। तो प्रोप्राइटरशिप में आया 0, पार्टनरशिप और एलएलपी के अंदर आया 1.5 लाख रुपए, और प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड के अंदर आया 75,000 रुपये। ठीक है। तो ये कंपैरिजन जो था, इसके आधार पे आप समझ जाएंगे कि आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है कंपनी खोलते हुए। ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी है, कुछ आप बात पूछना चाहते हैं, तो मेरे को आप मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी pahujasuraj@gmail.com है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।